हेलो बच्चों, कैसे हो आप सब। आज हम निर्धनता एक चुनौती के बारे में बात करेंगे। निर्धनता एक चुनौती जो कि 9वीं कक्षा का तीसरा अध्याय है अर्थशास्त्र का। इसका पहला अध्याय पालमपुर गांव की कहानी मैं पहले वीडियो में करवा चुकी हूं। अगर आपको वो देखनी है तो मैं उसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल रही हूं, आप वहां से देख सकते हो। आज हम पढ़ेंगे निर्धनता एक चुनौती क्यों है, निर्धनता को चुनौती क्यों कहा जाता है, निर्धनता एक चुनौती क्यों है, एक चैलेंज क्यों है। क्योंकि इसको ख़त्म करना बिल्कुल असंभव कार्य है। इसको कम किया जा सकता है लेकिन निर्धनता पूर्णतः ख़त्म नहीं की जा सकती। लगातार सरकार अलग अलग प्रयास कर रही है इसको ख़त्म करने के लिए, लेकिन ये ख़त्म नहीं हुई है, कम हुई है। हम अपने आसपास देखते हैं कि बहुत सारे व्यक्ति निर्धन हैं। भारत में तो हर एक चौथा व्यक्ति निर्धन है। इससे अनुमान लगाया जा सकता है कि भारत में गरीबी कितनी ज़्यादा है। भारत की में निर्धनता कितनी व्यापक है, इसका अनुमान सिर्फ इससे लगाया जा सकता है कि भारत में हर चौथा व्यक्ति निर्धन है। इसको कैसे दूर किया जा सकता है? क्यों निर्धनता अपने आप में एक बहुत बड़ी समस्या है। यह अन्य समस्याओं को जन्म देती है, जैसे भूखमरी, अनपढ़ता, अशिक्षा, अस्वास्थ्य, आतंकवाद। ये सारे के सारे निर्धनता से उत्पन्न होती हैं। गरीबी ही है जो एक अभिशाप है और अन्य समस्याओं को जन्म देती है। निर्धनता का अर्थ भूखमरी या आश्रय मतलब कि आवास, रहने की जगह न होना है। ये एक ऐसी स्थिति है जिसमें माता पिता अपने बच्चों को स्कूल भेजने में असमर्थ होते हैं, उनका इलाज करवाने में असमर्थ होते हैं, उनको अच्छी एजुकेशन नहीं दे सकते, अच्छी तरह उनको मेडिकल फैसिलिटीज़ नहीं प्रोवाइड कर सकते, या उनको अच्छा खाना नहीं दे सकते। वो सारे के सारे जो कारक है वो निर्धनता का रूप है। निर्धनता का मतलब अच्छा पानी, अच्छा माहौल ना मिलना भी होता है। अगर आपको स्वच्छ पानी नहीं मिल रहा है, अच्छा माहौल नहीं मिल रहा है साफ सफाई का, तो इसका मतलब आप निर्धन हो। निर्धन लोगों को नियमित रोजगार नहीं मिलता, ये अपने आप में एक समस्या है। अगर रोजगार रेगुलर नहीं है तो आप निर्धन हो, कभी आपको काम मिल रहा है और कभी काम नहीं। निर्धनता कई प्रकार की हो सकती है, जिसमें शहरी निर्धनता और ग्रामीण निर्धनता प्रमुख है। शहरी निर्धनता का मतलब शहरी क्षेत्रों में पाई जाने वाली निर्धनता। अगर कोई व्यक्ति शहर में रह रहा है और वो निर्धन है तो इसका मतलब वो शहरी निर्धन है। इसी प्रकार कोई व्यक्ति गाँव में रह रहा है और वो निर्धन है तो इसका मतलब वो ग्रामीण निर्धन व्यक्ति है। हम देखते हैं कि यह क्षेत्र ग्रामीण है या शहरी है, लेकिन गरीबी दोनों क्षेत्र में पाई जाती है। शहरों में गरीबी इसलिए होती है क्योंकि लोग वहाँ अशिक्षित हैं। मतलब अगर शहरों में ज़्यादातर गरीबी अशिक्षित व्यक्तियों की वजह से है, क्योंकि अशिक्षित व्यक्ति रोजगार प्राप्त करने में असमर्थ होता है। और ज़्यादातर जो व्यक्ति अशिक्षित है वो गाँव से शहरों की तरफ गए हुए हैं पलायन के द्वारा। ज़्यादातर व्यक्ति गांव से शहरों की तरफ गए हुए हैं माइग्रेट होकर, जबकि गांव में अधिकतर लोग गरीब क्यों हैं? भूमिहीनता की वजह से। भूमिहीनता का मतलब है ज़मीन न होना। अगर लोगों के पास ज़मीन है तो वो अपनी ज़मीन में कोई ना कोई काम कर लेते हैं। इसलिए निर्धनता सिर्फ अपने आप में पूर्ण नहीं है, निर्धनता कई तत्वों को लेकर चली है। इस लेसन में हम निम्नलिखित मुद्दों पर बात करेंगे, अलग अलग इशू पर बात करेंगे। पहले है भूमिहीनता। भूमिहीनता का मतलब अगर किसी व्यक्ति के पास भूमि नहीं है तो वो अच्छी इनकम नहीं प्राप्त कर सकता, गांव में खासकर, तो इसलिए वो निर्धनता का शिकार हो जाता है। बेरोजगारी होना ही निर्धनता का सूचक है। बेरोजगारी का मतलब है लोगों के पास रोजगार नहीं है, वो अपनी आजीविका कमाने में समर्थ नहीं है, उनकी आय का कोई साधन नहीं है, जिसकी वजह से वो निर्धन है। परिवार का आकार, अगर परिवार का आकार छोटा है तो वो अपने परिवार का भरण पोषण कर सकते हैं, लेकिन अगर परिवार का आकार बड़ा है, परिवार में ज़्यादा मेंबर हैं, ज़्यादा सदस्य हैं, तो उनका भरण पोषण करना संभव नहीं है। जैसे भारत में ही है, भारत की पॉपुलेशन इतनी ज़्यादा है कि उसको भरण पोषण करना एक असंभव सा काम लगता है। जनसंख्या इतनी ज़्यादा है कि सरकार के लिए इतनी जनसंख्या का भरण पोषण करना आसान काम नहीं है। निरक्षरता का मतलब है कि अगर व्यक्ति गरीब है तो वो अपने बच्चों को अच्छी एजुकेशन नहीं दे सकता, जिससे वो अनपढ़ रह जाते हैं, या अनपढ़ व्यक्ति अच्छा रोजगार नहीं प्राप्त कर सकता, जिसकी वजह से वो निर्धन है और आगे उसकी फैमिली भी निर्धनता में अपना जीवन यापन करती है। निर्धनता की वजह से खराब स्वास्थ्य होता है, क्योंकि वो अपनी मेडिकल
अच्छी से मेडिकल फैसिलिटीज़ प्रोवाइड नहीं कर सकता, या कुपोषण होता है। कुपोषण का मतलब होता है कि जितना आहार हमारे जीवन के लिए ज़रूरी है वो आहार हमें नहीं मिलता। बाल श्रम भी निर्धनता की वजह से एक बहुत बड़ी समस्या है। बाल श्रम का मतलब है 14 साल से कम उम्र के बच्चों से काम करवाना। बाल श्रम अपने आप में एक समस्या क्यों है? क्योंकि बाल श्रम की वजह से बच्चों का बचपन छिन जाता है। वो कम उम्र में ही काम करना शुरू कर देते हैं, कम उम्र में काम करना शुरू कर देते हैं। इस वजह से वो पढ़ाई लिखाई से दूर हो जाते हैं, वो अनपढ़ रह जाते हैं और वो एक गरीबी के चक्कर में फंस जाते हैं। निर्धनता कारण भी है और परिणाम भी है। गरीब व्यक्ति गरीब है क्योंकि वो गरीब है। गरीबी अपने आप में कारण भी है और परिणाम भी है। गरीबी का ही एक रूप होता है सामाजिक अपवर्जन। सामाजिक अपवर्जन का मतलब है कि गरीब व्यक्ति उन सुविधाओं से, उन अवसरों से वंचित रह जाते हैं जो अमीर व्यक्तियों को मिलते हैं। निर्धन व्यक्तियों को अच्छे माहौल से अलग रहना पड़ता है। अच्छे माहौल में रहने का अधिकार सिर्फ अमीर व्यक्तियों को होता है। सामाजिक अपवर्जन से अभिप्राय है कि निर्धन व्यक्तियों को अच्छे माहौल में रहने वाले अमीर व्यक्तियों से अलग रहना पड़ता है। एक गरीब व्यक्ति गरीब व्यक्तियों के साथ ही रहता है। अपवर्जन के कारण व्यक्ति उन सुविधाओं से, उन अवसरों या लाभों से वंचित रह जाते हैं जिन्हें दूसरे व्यक्ति उपभोग कर रहे हैं। मतलब कुछ व्यक्तियों को तो उन वस्तुओं को उपभोग करने की सुविधा मिल जाती है लेकिन अन्य को नहीं। इस चीज़ को आप एक एग्जाम्पल से समझ सकते हो। देखो, सामाजिक अपवर्जन से ऐसी स्थिति से है जिसमें कुछ व्यक्ति या समूह को उन सुविधा, लाभों या अवसरों से वर्जित रहना पड़ता है जिसे दूसरे व्यक्ति उपभोग कर सकते हैं। जैसे फिर आ जाता है सामाजिक असुरक्षा। सामाजिक असुरक्षा का मतलब है कि जो व्यक्ति निर्धन होते हैं वो अपने आप को हीन समझते हैं। जैसे मैंने यहाँ समझाया, सामाजिक अपवर्जन की वजह से कुछ व्यक्ति अमीर व्यक्तियों से अलग रहना पड़ता है। सामाजिक अपवर्जन की वजह से निर्धन व्यक्तियों के साथ ही रहना पड़ता है, अमीर व्यक्तियों से अलग रहना पड़ता है। इसलिए उनके अंदर सामाजिक असुरक्षा की भावना पैदा होती है। सामाजिक असुरक्षा वो सामाजिक के रूप से भी हो सकती है, आर्थिक रूप से भी। वो आर्थिक रूप से अपने आप को मजबूत नहीं महसूस करते। आर्थिक रूप से मजबूत महसूस न करने का मतलब है कि उनके पास आय का सुनिश्चित साधन नहीं होता, उनकी आय फिक्स नहीं होती। कभी उनके पास रोजगार होता है और कभी रोजगार नहीं होता है, तो वो अपने आप को कमज़ोर महसूस करते हैं। सुरक्षा का निर्धारण परिसंपत्ति, स्वास्थ्य, रोजगार अवसरों के रूप में जीविका खोजने के विभिन्न समुदाय के पास उपलब्ध विकल्पों से। इसका कहने का मतलब कि आपको सामाजिक सुरक्षा कब मिलती है? जब आपके पास परिसंपत्ति ज़्यादा हो, आपका स्वास्थ्य अच्छा हो, आपके पास रोजगार के अवसर हो जिससे आप अपनी जीविका को अच्छी तरह चला सकते हो। अगर आपके पास अच्छा स्वास्थ्य, अच्छा धन नहीं है तो इसका मतलब वो आप अपने आप को हीन समझते हो, सामाजिक सुरक्षा की भावना आपके अंदर नहीं आती हो, और इसे ही हम सामाजिक असुरक्षा बोलते हैं। अब क्वेश्चन आता है कि निर्धनता को कैसे मापा जाता है? निर्धनता को भारत में निर्धनता रेखा से मापा जाता है। आप अच्छी तरह जानते भी होंगे, BPL, बिलो पॉवर्टी लाइन। बिलो पॉवर्टी लाइन का मतलब है कि एक लाइन खींची गई है निर्धनता रेखा को मापने के लिए। अगर कोई व्यक्ति उससे नीचे है, जिसको बिलो बोला जाता है, तो वो गरीब व्यक्ति कंसीडर किए जाएंगे। अगर वो उस लाइन से ऊपर है तो उनको APL बोला जाएगा, अबव पॉवर्टी लाइन। निर्धनता के आकलन की सामान्य विधि आय विधि या उपभोग विधि है। मतलब या तो आपकी इनकम के हिसाब से कंसीडर किया जाएगा कि आप गरीब हो या अमीर हो, या आपके उपभोग के हिसाब से। किसी व्यक्ति को निर्धन माना जाता है अगर वह जीवन की मूलभूत आवश्यकताओं को पूरा नहीं कर पाता, अर्थात उसके पास आय या उपभोग के ऐसे न्यूनतम स्तर जो बिल्कुल जीवित रहने के लिए जरूरी है, मूल आवश्यकताओं के दिए हुए समूह को पूर्ण करने के लिए आवश्यक है, वो समूह भी उसको नहीं मिलता। भारत में निर्धनता रेखा का निर्माण करते समय जीवन निर्वाह के लिए आवश्यक खाद्य आवश्यकता मतलब खाने पीने की चीज़ें, कपड़े, आवास, प्रकाश, मतलब ये सारी की सारी चीज़ें आपकी जीवित रहने के लिए जो मूलभूत आवश्यकता है वो होनी चाहिए। शैक्षिक, चिकित्सा, मेडिकल सुविधा होनी चाहिए। इन सब का ध्यान रखते हैं, तब निर्धनता रेखा का अनुमान लगाते हैं। भारत में कैलोरी के हिसाब से मापा जाता है कि आप निर्धन हो या नहीं। अगर ग्रामीण क्षेत्र में 2400 कैलोरी
प्रति व्यक्ति मिलती है और नगरीय क्षेत्र में 2100 कैलोरी प्रति व्यक्ति आई है, तो वो व्यक्ति निर्धनता रेखा के ऊपर है। इससे कम मिलती है तो निर्धनता रेखा से यानी कि बिलो पॉवर्टी लाइन गरीब है। अगर इससे ज़्यादा है तो वो APL है, अबव पॉवर्टी लाइन है। ऐसा क्यों? गांव में 2400 कैलोरी और शहरों में 2100 कैलोरी। इसलिए क्योंकि गांव के व्यक्ति मेहनत का काम ज़्यादा करते हैं, उनकी डाइट ज़्यादा अच्छी होती है, और शहर के व्यक्ति हैं वो पढ़ाई लिखाई का ज़्यादा काम करते हैं, इसलिए उनको कम कैलोरी की आवश्यकता होती है। आय के हिसाब से अगर हम आय के आधार पर निर्धनता रेखा का निर्माण करते हैं तो ग्रामीण क्षेत्र में 328 रुपये प्रति माह और शहरी क्षेत्रों में 454 रुपये प्रति माह जिनके पास है तो वो निर्धनता रेखा मानी जाती है। निर्धनता रेखा का आकलन समय समय पर चेंज होता रहता है टाइम के अकॉर्डिंग, क्योंकि टाइम के अकॉर्डिंग आपका लाइफ स्टैंडर्ड बदलता रहता है और पैसे की वैल्यू भी कम ज़्यादा होती रहती है। तो निर्धनता रेखा का आकलन समय समय पर और सामान्यतः 5 वर्ष की अवधि में चेंज किया जाता है, लगाया जाता है। इसको सैंपल मेथड द्वारा निकाला जाता है, प्रतिदर्श सर्वेक्षण सैंपल सर्वे के माध्यम से निकाला जाता है, और इसको जो ऑर्गेनाइज करती है उसका नाम है राष्ट्रीय प्रतिदर्श सर्वेक्षण संगठन, नेशनल सैंपल सर्वे ऑर्गेनाइजेशन SSO द्वारा। भारत में अगर हम अनुमान लगाएं कि निर्धनता कितनी व्यापक है तो हम देखेंगे कि भारत में निर्धनता लगातार कम हो रही है। 1973 में ये 25% थी, 93 में ये 1993 में 36% थी और 2000 में 26 रह गई है। तो निर्धनता लगातार कम हो रही है, और ये जो आंकड़े हैं जो हमने टेबल से समझाई है वो वित्त मंत्रालय भारत सरकार ने 2002 और 3 में जारी किए थे। अंतर्राष्ट्रीय असमानता में प्रत्येक राज्य में निर्धन लोगों का अनुपात एक समान नहीं है। उड़ीसा बिहार में निर्धनता 47-41% है, जबकि उड़ीसा बिहार मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश में ग्रामीण निर्धनता के साथ साथ शहरी निर्धनता भी ज़्यादा पाई जाती है। जबकि पंजाब और हरियाणा में निर्धनता दर काफ़ी कम है। ये किसकी वजह से? हरित क्रांति की वजह से। हमने पालमपुर गांव की कहानी में पढ़ा था कि हरित क्रांति का प्रभाव सिर्फ पंजाब और हरियाणा जैसी उन्नत स्टेट तक ही रह गया है, उन्नत राज्यों तक ही सीमित रहा है। ये बिहार जैसे जो अल्प विकसित राज्य थे वहाँ तक हरित क्रांति का प्रभाव नहीं पड़ा। ये सिर्फ पंजाब हरियाणा में और गेहूँ चावल की फसल पर ही ज़्यादा इफेक्टिव था। अब हम बात करते हैं कि भारत में निर्धनता इतनी व्यापक क्यों है, निर्धनता के क्या कारण हैं। निर्धनता का सबसे प्रमुख कारण औपनिवेशिक सरकार है। जैसा कि हमें पता है कि हम कई वर्षों तक दूसरी देश के गुलाम रहे हैं। इंग्लैंड की वजह से इंग्लैंड ने ऐसी नीतियाँ करी थी जिससे हमारा देश का विकास रुक गया था, शिल्पकार बिल्कुल नष्ट हो गए थे, उन्होंने हमारे उद्योग धंधों को बिल्कुल नष्ट कर दिया था तरह तरह के टैक्स लगाकर, जिससे जो विकास दर है वो आज़ादी के बाद भी तेज़ी से नहीं बढ़ी है। विकास की दर धीमी रही है 1980 के दशक तक। इसके परिणामस्वरूप रोजगार में भी कमी आई है और आय की जो वृद्धि दर है वो बहुत कम है। देश का विकास करने के लिए और कृषि को उन्नत बनाने के लिए हरित क्रांति को व्यापक स्तर अपनाया गया था, लेकिन हरित क्रांति और सिंचाई का जो प्रभाव है वो कुछ क्षेत्र तक ही सीमित रहा। पंजाब और हरियाणा जैसी स्टेट ही हरित क्रांति का फ़ायदा उठा चुकी, बाकी जो स्टेट है वो एज इट इज रही। जो दूसरी स्टेट है उनमें कोई भी चेंज नहीं हुआ। फिर है रोजगार की कमी, क्योंकि भारत लगातार प्रयास कर रहा है कि वो अपनी राष्ट्रीय आय को बढ़ाए, लेकिन भारत लगातार कोशिश कर रहा है सार्वजनिक और निजी क्षेत्र के द्वारा कि रोजगार उपलब्ध कराया जाए, लेकिन भारत की जनसंख्या लगातार बढ़ रही है, इसलिए जो रोजगार के जो अवसर हैं वो बहुत कम है। रोजगार तलाश करने वालों लोगों की संख्या ज़्यादा है, जबकि रोजगार के अवसर हैं वो कम है। आय की असमानता बहुत ज़्यादा व्याप्त है। आय की असमानता का मतलब है कुछ व्यक्ति बहुत ज़्यादा अमीर हैं, जैसे टाटा बिरला का एग्जाम्पल आप ले सकते हो, और कुछ व्यक्ति इतने गरीब हैं कि उन्हें 2 वक्त का खाना भी नसीब नहीं होता। इसका रीज़न क्या है? आय की असमानता का प्रमुख कारण है कि जो भूमि है, जो ज़मीन है और अन्य संसाधन है वो समान रूप से वितरित नहीं है। कुछ लोगों के पास ज़्यादा और कुछ लोगों के पास बिल्कुल कम है। निर्धनता निरोधी उपाय सरकार ने ऐसी बहुत सारी योजनाएं बनाई हैं जो प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से निर्धनता को कम करने के लिए सफल हुई है। इनमें से कुछ इस प्रकार है।
राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम, ये इस अधिनियम के अनुसार कि गांव के व्यक्तियों को 100 दिन के लिए रोजगार सुनिश्चित किया जाएगा। अगर वो 100 दिन का काम उनको नहीं मिलता तो उनको बेरोजगारी भत्ता दिया जाएगा। ये योजना पहले 200 जिलों में लागू की गई थी। उसके बाद ये बढ़ाकर सक्सेस होने के बाद इसकी बढ़ाकर 600 जिलों में कर दिया गया था। काम के बदले अनाज कार्यक्रम 2004 में किया गया था। ये सबसे पिछड़े जिलों में लागू किया गया था। इस कार्यक्रम के अनुसार सभी ग्रामीण निर्धनों के लिए, जिन्हें बिल्कुल मजदूरी नहीं मिल रही है, रोजगार नहीं मिल रहा है, उनको मजदूरी की जगह अनाज दिया जाएगा और उनकी भुखमरी को ख़त्म किया जाएगा। रोजगार उपलब्ध कराने के लिए ये अधिनियम लागू किया गया था। मंत्री ग्रामोदय योजना, यह योजना 2000 में शुरू हुई थी। इस योजना के अनुसार कि गांव को शहरों का रूप दिया जाए, क्योंकि गांव के व्यक्ति जो निर्धन है बिल्कुल, वो रोजगार के लिए शहर की तरफ जा रहे थे और शहर की आबादी लगातार बढ़ रही थी। तो उसलिए गांव में ही शहर वाली सुविधा उपलब्ध कराने के लिए जो बेसिक आधारभूत आवश्यकताएं हैं उनको पूरा करने के लिए ये योजना बनाई गई थी। इस योजना के अंतर्गत प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र खोले गए, प्राथमिक शिक्षा को प्रोत्साहन दिया गया, ग्रामीण आवास घर बनाने के लिए लोन दिया गया, ग्रामीण पेयजल पानी की समस्या को दूर किया गया, ग्रामीण बिजली विद्युतीकरण जैसी मूल आवश्यकताओं के लिए राज्यों को अतिरिक्त धनराशि दी गई केंद्रीय सहायता से। भावी चुनौती का मतलब है कि जो गरीबी है, निर्धनता है, वो कम तो हुई है लेकिन ख़त्म नहीं हुई है। तो ये अब भी हमारे लिए एक चुनौती के रूप में खड़ी है। भारत में निर्धनता निश्चित रूप से गिरावट आई है, लेकिन इतने प्रयत्न करने के बावजूद निर्धनता उन्मूलन भारत के लिए एक सबसे बड़ी बाध्यकारी चुनौती है, जिसको हमें एक्सेप्ट करना है। ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों में और अलग अलग राज्यों में ये निर्धनता अलग अलग मिलती है। तो कुछ लोग हैं वो सामूहिक रूप से अपने आप को असुरक्षित महसूस करते हैं, इसलिए भारत को और अच्छी नीति बनाने की आवश्यकता है।